मैं दावत दूंगा हमारे आज के जो स्पीकर हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे इंतहाई सीजनड ऑफिसर हैं, हमारा इनसे बड़ा इंटरेक्ट रहता है लॉ में और इनका काफ़ी ग्रिप है लॉ पे भी और इंटरनल जो मामला हैं डिपार्टमेंट के। मोहम्मद इरफान मलकीरा साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, दोस्तों की बात पूरी सुनते हैं और बड़े कूल माइंडेड हैं और माशाल्लाह डिलीवर करते हैं। तो मैं मलकीरा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ आए और हमें जो है वो जो चाहिए उनसे इनलाइटन करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम कुछ अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। वैसे मेरे उस्ताद यहाँ पे बैठे हैं तिरमिज़ी साहब, उनकी मौजूदगी में मेरा बोलना वैसे सर सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो एडवांस माजरत का। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ख्वाजा साहब मैं दे दूँ ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कि लेट आने पे माजरत था, लेकिन ठीक 11:20 पे मैंने ये दरवाज़ा खोला था तो अंदर सिवाय एक वेटर के कोई नहीं था, तो फिर मुझे मजबूरन वापस जाना पड़ा हमें जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो इसके साथ जो है वो प्रेजेंटेशन बेसिकली जो ये प्रेजेंटेशन है ये एक ओवरऑल AML रिजीम ऑफ पाकिस्तान, मेन इसका जो है वो मैंने ये रखा है हमने, और इसमें बुनियादी तौर पे ओवरऑल के AML एक्ट है क्या, कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं वो इसको मॉनिटर कर रही हैं और इसमें स्पेशली टैक्स का रोल क्या है, मेन इसका जो थीम है वो ये है। तो अगर आप इसको स्टार्ट कर दें काइंडली, ये इसको ले आते हैं उस मोड में, स्लाइड अपना प्रेजेंटेशन मोड में फुल स्क्रीन अगर कर लें। जी नेक्स्ट आगे स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन। ये स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन है, मुख्तसर सी है, कोशिश करेंगे 20-25 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त ना लें। जी नेक्स्ट, इसमें मेनली मनी लॉन्ड्रिंग ये जो है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है मनी लॉन्ड्रिंग की वो आपके सामने है कि मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है क्या। एक जनरल जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू से सुनते आए हैं वो ये है कि पैसा मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र करना, उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो अगर इसके बिल्कुल हम इंटरप्रिटेशन पे जाएं और इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट AML एक्ट देखें तो इसकी डेफिनेशन तकरीबन ये बनती है कि इलीगल और डर्टी मनी जो भी हम सिस्टम में डालेंगे ट्रांजैक्शन कोई फिनेंशियल सिस्टम के ज़रिए या किसी भी और ज़रिए से, उसको जब हम वॉश करते हैं और वो उसको जो प्रेजेंट किया जाता है एंड पे ये लगे कि वो एक लीगल ट्रांजैक्शन हो गई है, दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। ये मुख्तसर और इसके सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो ये, इसको आगे एक दो और होगी। इसका मेथड क्या है, मनी इज मूव्ड अराउंड द फिनेंशियल सिस्टम अगेन एंड अगेन। जो ट्रांजैक्शन का पैटर्न है वो एक से ज़्यादा होता है, सिमिलर होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें बैंकों में इसको घुमाया जाता है इन सच अ मैनर दैट ओरिजिन गेट्स हिडन। मकसद उसका ये होता है कि एंड पे जब पैसा वाइट हो तो ओरिजिन इतना पीछे उसके ट्रेस करना किसी के लिए मुश्किल हो जाए। तो ये एक जनरल। और मनी इज जनरेटेड, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, मेनली कि मनी इज जनरेटेड फ्रॉम इनलिजिटिमेट सोर्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू दैट डिराइव्ड फ्रॉम लिजिटिमेट सोर्स। इनलिजिटिमेट सोर्स से डिराइव की और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक लिजिटिमेट सोर्स में, ताकि उससे हम फ्यूचर वाइट एसेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट, ये इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि प्लेसमेंट की जाती है, उसके बाद इसकी लेयरिंग है, लेयरिंग के बाद इसकी इंटीग्रेशन है। दीज आर द 3 इंटरनेशनली डिफाइंड जो एक पैरामीटर है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ये 3 इसके स्टेप्स हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मुख्तसर सा मैं अगली स्लाइड में कर देता हूँ
स्टेप 1 है इसका प्लेसमेंट, कि आपने इलीगल जो मनी है उसको प्लेस कैसे करते हैं, कि द फिजिकल डिस्पोजल ऑफ कैश और अदर एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। अब क्रिमिनल एक्टिविटी में मुख्तलिफ के साथ साथ टैक्स एविजन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर AML, जो एक्ट है 2010 का। ड्यूरिंग दिस इनिशियल फेज द मनी लॉन्डर्ड इंट्रोड्यूसेस द इलीगल प्रोसीड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। दिस फेज कैन इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन सच एज, जो कि नीचे दी हुई हैं, ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू स्मॉलर सम्स। आपके पास 100 मिलियन 200 मिलियन है, आपने उनको 2 मिलियन 5 मिलियन 2.5 मिलियन 3 मिलियन में ब्रेकअप किया और उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंकिंग चैनल्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसको फिर उसकी आगे जो है वो लेयरिंग का कंसेप्ट आता है। ट्रांसपोर्टिंग कैश अक्रॉस बॉर्डर्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो कैश है अक्रॉस बॉर्डर, वो हम सब जानते हैं, वो यार पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, उसके लिए जो मुख्तलिफ इलीगल टूल्स यूज होते हैं, और उसके ज़रिए टू डिपॉजिट इन फॉरेन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप हाई वैल्यू गुड्स बाहर खरीद लेते हैं, जिसमें आर्ट वर्क है, एंटीक्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स, और उनकी फिर ऑक्शनिंग की जाती है, और ऑक्शनिंग से आपकी वो सारी की सारी जो है वो लीगल हो जाती है। दैट कैन देन बी रीसोल्ड फॉर पेमेंट वाया चेक और बैंक ट्रांसफर। थ्रू ऑक्शन भी हो सकता है, इन मार्केट भी हो सकता है, ये जो मुख्तलिफ इसके। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो है लेयरिंग। अब प्लेसमेंट आपने कर ली, आपके इलीगल मनी है उसकी आपने प्लेसमेंट की, उसको आपने ब्रेक डाउन किया या ब्रेक डाउन नहीं किया, आपने सिस्टम्स के अंदर डाला। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि द सेपरेशन ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स फ्रॉम देयर सोर्स बाय लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंटेंडेड टू कंसील द ओरिजिन ऑफ द प्रोसीड्स। लेयरिंग का जो आप लिटरल मीनिंग भी लेंगे तो उसकी इतनी ज़्यादा आपने उस मनी को घुमाना है कि वो अपने एक्चुअल के वो इलीगल मनी की उसकी शेप ख़त्म हो जाए। अब मुख्तलिफ लेयर्स में आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दूसरी खरीदते हैं, तीसरी खरीदते हैं, चौथी खरीदते हैं, फाइनली जाके वो ओरिजिन जो है वो इसका कहीं ना कहीं छुप जाता है। या आप उसको बैंकिंग सिस्टम में इस तरह घुमाते हैं कि उसका ओरिजिन जहाँ से वो बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस की गई है मनी, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड लेयरिंग। ये इसकी जो एक इंटरनेशनली जो इसको, और इसी पे ही आगे ये सारा लॉ जो है वो बिल्ड होता है। इसमें जो मेन है वो कन्वर्टिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम इनटू एन अनदर फॉर्म एंड क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू डिस्गाइज द ऑडिट ट्रेल, सोर्स एंड ओनरशिप ऑफ फंड। ये तीन जो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लेयर इनके, वो यही है कि आपने उसकी ऑडिट ट्रेल जो है वो उसकी बिल्कुल पीछे से ख़त्म हो जाए, उसका सोर्स ख़त्म हो जाए, और ओनरशिप, उन फंड्स का ओरिजिनल ओनर कौन था वो ख़त्म हो जाए। इसमें जो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के पैटर्न इस्तेमाल होते हैं वो आपसे कह सकते हैं कि वायर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, उसमें रीसेलिंग हाई वैल्यू गुड्स हैं, उसमें ये जो अभी जिक्र भी हो रहा था इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट बहुत बड़ा जो है वो एक टूल है। फिर जो इसमें हो सकते हैं कि आप प्लेसिंग ऑफ मनी इन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, उसमें इंश्योरेंस, ये सारे इसमें मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं। और जो अभी नया फॉर्म एक किस्म का पाकिस्तान में जो एक नया टूल इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज यूजिंग शेल कंपनीज, कि आपने शेल कंपनीज क्रिएट की हैं या स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं जिनका प्राइमरी इंटेंट जो है वो बिजनेस पर्पस है, जो उसका आपने शो किया है प्राइमरी इंटेंट दैट इज बिजनेस, लेकिन उसके पीछे है क्या कि आपने ओनरशिप ऑफ एसेट्स जो हैं उनको उस बिजनेस के अंदर वाइट कर ले रहे हैं। तो ये वर्ल्ड दुनिया में तो ये खैर यूरोप में खासा पुराना है, हमारे यहाँ अभी इसको आप रिसेंट ही कहेंगे, अगर 5-10 साल हुए हैं तो उसको रिसेंट ही कहेंगे। थर्ड स्टेप जो है इसका वो है इसकी, अब आपके पास इलीगल मनी है, आपने उसकी प्लेसमेंट कर ली, उसकी लेयरिंग कर ली, अब उसने कहीं ना कहीं जाके इंटीग्रेट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, सप्लाइंग apparent legitimacy to illicit wealth through the re-entry of the funds into the economy in what appears to be normal business or personal transactions. ये अब वो इंटीग्रेट हो गई। This stage entails using laundered proceeds in seemingly normal transactions to create the perception of legitimacy.
आपने उसको परसीव, उसकी इतनी ज़्यादा उसको घुमाया कि वो परसीव, उसके जो अपरेंट परसेप्शन है वो यही बन जाए कि दिस मनी इज़ अर्न थ्रू लेजिटिमेट सोर्स। ये इसके 3 जो ब्रॉडली स्पीकिंग इंटरनेशनल क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं। नेक्स्ट पेज। ये इसकी एक टिपिकल एग्जांपल जो है वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में भी जो पढ़ाई जाती है मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट, उसमें आप देखेंगे वही 3 स्टेजेस में उनके वो फॉर्म में दिया गया कि प्लेसमेंट है, डर्टी मनी एंटर्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, लेफ्ट साइड पे नंबर 1 पे आपको जो नज़र आएगा। उसके बाद इसकी लेयरिंग होती है, ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन वेरियस ऑफशोर, इनशोर, बैंक्स, ऑनशोर जो भी है। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, ये इसकी एक आप उसके वो फॉर्म जो है। अब इस पे आते हैं कि इसके कॉमन सोर्सेज जनरली जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या हैं। टैक्स एवेजन है, करप्शन है, फ्रॉड, टेररिज्म इज आल्सो नो अ न्यू फिनोमेना। इसमें बड़ा जो है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स है, वेपन्स, पीपल, स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, ये जितने भी मैंने गिनवाए हैं आपके सामने, ये मुख्तसरन इसमें और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। ये बेसिकली हाई रिस्क एरियाज भी हैं जो फेटफ ने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान जो हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उनमें ये 7-8 ये भी शामिल है। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में इसको जो है। नेक्स्ट पेज। इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ऑफ AML रिजीम के, अब ज़रा हम उसके वो एकेडमिक साइड पे आ जाते हैं कि AML एक्ट की तरफ। उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, फिर उसकी वो हम उसको अभी मुख्तसरन आगे डिस्कस करते हैं। फिनेंशियल रेगुलेशन है, FIU है, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर उसकी आगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और प्रोसिक्यूशन है। दीज आर द ब्रॉडली स्पीकिंग डिफरेंट जो इसका एक लीगल स्ट्रक्चर जो बेसिक एलिमेंट्स बनाया गया। नेक्स्ट पे आएंगे। डोमेस्टिक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसमें मेन तो जाहिर है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, आमला जनरली हम उसको बोलते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ क्लासेज शामिल की गई हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, FAD की। उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट के भी इसमें शामिल हैं, NAB के भी इसमें शामिल हैं, FIA की जो जिन क्राइम्स को वो देख रहे हैं वो इसमें शामिल हैं, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के शामिल हैं और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स और सब्सटेंस एक्ट। ये मेन मैंने इसमें लिखे हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे इसमें जो है वो शामिल है। नेक्स्ट पेज। ये इसके सेलिएंट फीचर्स हैं आमला 2010 के। जब हम ओवरऑल आमला की बात करें कि इसमें बेसिकली नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके नीचे जो है वो एक जनरल काउंसिल है जो कि मेन इसका आप कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है, उनके नीचे डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। एक साइड पे कोर्ट्स हैं जाहिर है जहाँ पे केस चलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और उसके साथ रिपोर्टिंग जो है वो एंटिटीज़ की होती है और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और DNFBPs की। ये सारी की सारी रिपोर्टिंग होती है और फिनेंशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली जिसको हम FMU भी जो इसका जो बनाया गया है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डाटा इज जनरेटेड, जिसको हम इट इज़ नॉट एग्जैक्टली AI तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस आपकी CNIC बेस्ड हैं, वट एवर दे आर नाउ बीइंग रिकॉर्डेड और वो सारी की सारी एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाती हैं, उसको वो जनरेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट या किसी भी शक्ल में। और वो जो आप उसको मंथली निकालना चाहें, आप उसको ईयरली निकालना चाहें, क्योंकि अब काफ़ी सारे सिस्टम जो हैं हमारे, हम प्रॉपर्टी लेने जाएं, हमने गाड़ी ख़रीदनी है, हमने फ़्लाइट्स पे बाहर जाना है, हमने मनी ट्रांसफ़र करनी है, हर जगह पे हमारा CNIC जो है वो तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है। तो वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका डाटा वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर वो उसको देख लेते हैं कि इसको आगे हमने किस तरीके से क्या करना है। फिर उसके नीचे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, जिनमें से एक I&I IR भी उसका एक पार्ट है।
शेड्यूल 1 है और इसकी आगे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी है एमएल ऑफेंस की। ये आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा, ये यही इसके सेलिएंट फीचर, ये नेक्स्ट पे चले जाएं। अब हम आ जाते हैं आमला 2010 और उससे रिलेटेड जो टैक्स ऑफेंसेस हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल I&IR इज नोटिफाइड एज इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। ये हम जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उसके नीचे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस ऑफ टैक्स जो हैं, इसमें इनकम टैक्स का सेक्शन 192 है, 192A, 194 एंड 199। ये आगे थोड़ा मुख्तसरन मैं आपको बयान भी करूँगा इनकी डिटेल। सेल्स टैक्स में अगर हम जाएं तो सब सेक्शन 11 एंड 13 ऑफ सेक्शन 33 रेड विद सेक्शन 237। ये आप चूँकि सारा दिन इन्हीं सेक्शंस को डील करते हैं तो आप इनसे वेल अवेयर। और जो FAD का है वो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 19। नेक्स्ट पेज। शेड्यूल 1 है जिसमें ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है। हर ऑर्डिनेंस के तहत या हर एक्ट के अंदर जो जो ऑफेंस, जो जो सेक्शंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजीम में दिए गए हैं उनकी लिस्ट सारी की सारी शेड्यूल 1 में है। उसके अंदर सेक्शन 12A में ये वाले ऑफेंस इनकम टैक्स के जो हैं वो बताए गए हैं। इनमें से अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाएंगे तो वहाँ पे जो है उसमें ये 192 प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, 192 ये है जो हमारी कंसीलमेंट, जो प्रोसिक्यूशन रिलेटेड सेक्शन से बेसिकली, और 194 प्रोसिक्यूशन फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ एंटी एंड 199 प्रोसिक्यूशन फॉर अबेटमेंट। जो मेनली इस्तेमाल हो रहे हैं वो 192 एंड 192A हैं। ज़्यादातर 192A का यूज़ होता है, किसी जगह पे 192 भी सम केसेस में आता है। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें 199 भी आपको काफ़ी केसेस में नज़र आता है। इसमें सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो हैं वो सेक्शन 7A है ऑफ आमला शेड्यूल 1। इसमें एंट्रीज 11 एंड सेक्शन 33 ऑफ टेबल। इसमें सबमिशन ऑफ फॉल्स और फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स, अल्टर्स, म्यूटिलेट्स और फॉल्सिफाइज द रिकॉर्ड। जो उसके, ये मैं आपको उसके कंटेंट्स पढ़ के सुना रहा हूँ जो एंट्रीज 11 ऑफ सेक्शन 33 हैं। knowingly or fraudulently makes false statement, false declaration, false representation। और इसका जो एंट्री 13 है ऑफ सेक्शन 33 की, दैट इज टैक्स फ्रॉड। इसी तरह FAD के हैं। illegally remove, stores, keeps or withdraws any goods, फिर conveying, depositing or dealing with any goods with intent to defraud the government of any duty of excise due thereon, fraudulent evasion of any duty of excise or avails adjustment of duty not admissible। डायरेक्टोरेट ऑफ I&IR में जो मेन इस वक्त एक्ट या ऑर्डिनेंस जिसके अंदर काम हो रहा है वो अभी तक इनकम टैक्स है, लेकिन अभी कुछ केसेस सेल्स टैक्स और FAD के भी आना शुरू, यानी कि अभी बिल्कुल आप कह लें कि इनिशियल स्टेजेस पे ये हैं जिन पर ज़्यादातर अभी तक जितना भी आप लोगों को क्लाइंट्स ने आपसे रब्ता किया होगा, जो देखा होगा, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट 100% केसेस जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड। इसकी आगे है कि लीगल रिक्वायरमेंट। इसमें ये जितने भी हमने ऑफेंस ऊपर पिछली स्लाइड में डिस्कस किए हैं 192, 92A, 194 और 99, इसमें जो टैक्स साट टू बी अवेटेड है वो 10 मिलियन और अबव होना चाहिए। अगर आपका, यानी कि बिकॉज ऑफ evasion of taxes, because of falsifying statement, because of abatement, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए टैक्स sought to be evaded की शक्ल में, that should be 10 मिलियन और above। उससे नीचे उसको हम अंडर नॉर्मल टैक्स लॉ में डील करते हैं, AML में डील नहीं करते। अगर उसका टैक्स sought to be evaded 10 मिलियन या उससे 10 मिलियन से कम है। इन द केस ऑफ ऑफेंसेस अंडर द सेल्स टैक्स और FAD ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये इनकम टैक्स में लिमिट है 10 मिलियन की, उनमें लिमिट नहीं है, लेकिन उनके लिए कंसल्टेशन करना ज़रूरी है FMU के साथ, जो फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसके साथ कंसल्टेशन अमूमन इन द फॉर्म ऑफ राइटअप्स हो जाती है, वीडियो लिंक हो जाती है। तो वो एक इन अ वे उनकी, वैसे तो
इनकम टैक्स में भी उनकी कंसल्टेशन होती है, लेकिन इसमें उन्होंने लॉ के अंदर मैंडेटरी कर दी है, क्योंकि उसमें एक लिमिट दे दी थी, इसमें लिमिट नहीं है, तो ये मैंडेटरी है कि उनकी कंसल्टेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे ये है जी मेन सेक्शन 3 ऑफ आमला। थोड़ा सा स्लाइड क्राउडेड हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको। असल जो क्रक्स है पूरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वो ये सेक्शन है जिसके अंदर ये सारे का सारा डील होता है। उसमें मैं पढ़ देता हूँ आपको आपकी आसानी के लिए, क्योंकि इधर ये नज़र नहीं आ रहा होगा। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ द पर्सन, इसका जो सब सेक्शन ए है, एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेसेस, यूजेस और ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। अब जो ये आपको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आगे हर सब सेक्शन के नीचे नजर आएगा लिखा हुआ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है ये डेफिनेशंस के अंदर इसको जो आमला के सेक्शन 2 के अंदर इसको डिफाइन कर दिया गया। आगे बी में कंसील्स और डिस्गाइज द ट्रू नेचर, ओरिजिन, लोकेशन, डिस्पोजिशन, movement or ownership of property, knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। Subsection C holds or possesses on behalf of any other person any property, इसमें वो abatement वाला concept भी आ रहा है। Any property knowing or having reason to believe that such property is proceeds of crime। आप वो बेनामी वाला concept भी इसमें आ गया, abatement वाला भी आ गया। Subsection D जो है participates in, associates, conspires to commit, attempts to commit, aids, abets, facilitates or counsels the commission of the act specified in clause A, B and C। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज एक और है, वो इसके नीचे 2 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। सेक्शन ऊपर मेन उन्होंने दे दिया, नीचे इसके 2 एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है द नॉलेज, इंटेंट और पर्पस, द नॉलेज, इंटेंट और पर्पस रिक्वायर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ ऑफेंस एज सेट फोर्थ इन दिस सेक्शन मे बी इन्फर्ड फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस इन अकॉर्डेंस विद कानून शहादत ऑर्डिनेंस। अगर हमने किसी का नॉलेज, इंटेंट और पर्पस आइडेंटिफाई करना है एज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसके लिए हमें फिर कानून शहादत का भी, या तो उसके फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि फैक्चुअल रिकॉर्ड होगा, अगर ऐसा नहीं है तो कानून शहादत का उसमें जो है वो लेना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 2 जो है इसकी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन द कन्विक्शन ऑफ एन एक्यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रेडिकेट ऑफेंस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पेज, ये इसके एलिमेंट्स अब जो हैं वो एक जो नॉर्मल स्टैंड अलोन एमएल केस उसको कहते हैं कि जो कि एक सिंगल मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें कोई अबेटर या कोई इस तरह की वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रेडिकेट ऑफेंस में, अगर आपको आपकी सहूलत के लिए दोनों क्योंकि लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मैं इधर डेफिनेशन से आपको एक बार वो रीड भी कर देता हूँ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये सेक्शन 2 में है आमला के। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of a predicate offence or a foreign serious offence। अब predicate offence को भी डिफाइन कर दिया गया। predicate offence means an offence specified in schedule 1 to this act, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इनकम टैक्स के 4 सेक्शन हैं, सेल्स टैक्स की हैं और एफडी की हैं। तो ये इसका टोटल जो फ्रेमवर्क बनता है वो ये बनता है। नेक्स्ट पेज, ये इसका एक सीक्वेंस मैंने मुख्तसरन बयान कर दिया है कि जब इसकी प्रोसीडिंग्स मनी लॉन्ड्रिंग की जो चलती है उसका जो सीक्वेंस है वो ये है। सबसे पहले हम कोशिश, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट होता भी ऐसी है कि उसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है अंडर रेलिवेंट टैक्स लॉज, जिस भी टैक्स लॉज के तहत वो आया है। उसकी एक रीज़न
उसकी रीज़न ये है कि जाहिर है कि टैक्स सॉट टू बी अवेडेड आपने एक देखना है, टैक्स सॉट टू बी अवेडेड 10 मिलियन एंड अबव होगा तो उसके बाद ही आप उस पर AML पे जा सकते हैं। तो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है अंडर टैक्स लॉज, उसमें 176 में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन टाइप ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर हमने उसको AML में प्रोसीड करना है तो वो डायरेक्टर की अप्रूवल उसके लिए होती है। उसके बाद कॉल अप नोटिस जाहिर है जो भी सस्पेक्ट है उसको दिया जाएगा, वो अपना उसका जो भी रिस्पांस है वो देता है। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पे डिपार्टमेंट समझता है कि इसका रिस्पांस ठीक नहीं है, ये अपना जो है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे सका, वो FIR या कंप्लेंट की शक्ल मौजूद है। जब FIR हो जाती है तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिटरमिन की जाती है कि ये जो हमने पहले पिछली स्लाइडों में बात की है कि जहाँ पे जाके वो इंटीग्रेशन हो रही है वो आइडेंटिफाई की जाती हैं और उनकी अटैचमेंट अंडर सेक्शन 8 का जो है वो जो स्पेशल जज हैं हमारे कस्टम कोर्ट के वो इसमें जज हैं, यानी कि दिस इज़ नॉट वो उन स्पेशल कोर्ट है वही इसमें जो है उनसे ही जो है इसकी परमिशन सीख की जाती है। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है जब FIR होगी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है अंडर सेक्शन 9 में। उसके बाद जाहिर है अगर वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई चीज़ दे देता है तो वो क्लियर हो जाएगा, उसके जो है वो अकॉर्डिंगली ज़िमनी उसमें उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं साबित होता तो प्रोसिक्यूशन स्टेज हो जाएगी और कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द सिंपल जो उसके सीक्वेंस है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग्स का। नेक्स्ट जी, एक छोटा सा वैसे ही मैंने रोल ऑफ टैक्स बार भी इसमें जाहिर है आप लोगों का रोल, आप लोगों का ज़ाहिर है इसमें दो तरह से रोल बनता है। एक एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अब ज़ाहिर है आप लोगों में से ही हैं, और एक जो है ज़ाहिर है एज ए काउंसिल। तो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग्स LEAs आर डिपेंडेंट ऑन कोर्ट्स, नेचुरल सी बात है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसमें अटैचमेंट सीजर जो होता है सेक्शन 8 के तहत कोर्ट परमिशन लेनी पड़ती है अगर हमने कुछ सर्वे या सर्च करनी हो। सेक्शन 13 और 14 में आमला में इसका जिक्र है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है कोर्ट्स को, चलान सबमिट करना होता है, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, प्रोसिक्यूशन, इसमें हर स्टेज पे वी नीड योर असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आप डिपार्टमेंट के साथ होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे इसका रोल ऑफ टैक्स बार एज ए कंसल्टेंट, जाहिर है इसमें टू द टैक्स पेयर, नेचुरल सी बात है ये आप लोग सब करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को जाहिर है मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे सलाम दुआ है। अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग गाइडेंस टू द टैक्स पेयर इन मैंडेटरी फाइलिंग प्रोसेस, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑडिट, रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट इन कोर्ट, जाहिर है। और जो LEAs हैं उनके लिए रिड्यूस ऑडिट वर्कलोड, क्विक डिस्पोजल और म्यूचुअल लर्निंग, जाहिर है हम आप लोगों से सीखते हैं और आपसे ही सीखती हैं। हम तो अभी जाहिर है छोटे हैं आपसे तकरीबन, और एक सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है। आगे थोड़ा सा चलें, एक स्लाइड बस ये लास्ट है। ये एक सम हाई रिस्क जो है वो एलिमेंट्स इस पर मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं जो कि मोस्टली ये एक किस्म का आप कह लें कि जो मोस्टली केसेस आ रहे हैं उनमें जो हाई रिस्क हैं उनमें NPOs, NGOs, चैरिटीज़ की हैं ज़्यादा, ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटीज़। या हमारे लिए भी आप लोगों को भी थोड़ा सा कि इन केसेस को ज़रा जाहिर है आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देख रहे होते हैं, आप एज ए टैक्स एडवाइज़र भी देख रहे होते हैं, तो इन केसेस को इस एंगल से देखना ज़रा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें टैक्स के केसेस हैं, हाउसवाइफ्स के अकाउंट्स जो हैं वो जो होती हैं, प्रोप्राइटरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स वो खासी हैं, लैंडलॉर्ड्स, रियल एस्टेट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कैश, वायर ट्रांसफर्स, ये वो मुख्तलिफ जो कि कॉमनली अभी तक आइडेंटिफाई पाकिस्तान के अंदर जो आप कह लें कि पर्सनस हुए हैं जिनमें आप लोगों से जाहिर है उनको एक सेंसिटाइज करने के लिए इन ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें इस तरह का ज़्यादातर अभी तक शुबा पाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें फॉर योर